भारत में एक ऐसी धरोहर है जो बहुत पुरानी है, बहुत ज़रूरी है और उतने ही बड़े खतरे में भी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वतमाला की। अच्छा, जब अरावली का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद बस पहाड़ है ना? लेकिन ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है। ये तो उत्तर भारत के लिए एक ढाल की तरह है, एक लाइफलाइन। पर असली सवाल तो ये है कि हम इस लाइफलाइन को कितना जानते हैं और इसकी कितनी परवाह करते हैं। चलिए, आज इसी कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी बात से। आखिर अरावली इतनी खास क्यों है? जवाब छिपा है इसकी उम्र में। ये बात सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह सच है। भारत में पहाड़ों का जिक्र हो और हिमालय का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर आपको पता है, अरावली हिमालय से भी पुरानी है। जी हां, बहुत बहुत पुरानी। कितनी पुरानी? करीब करीब 150 से 200 करोड़ साल। जरा सोचिए, ये वो वक्त था जब हमारी धरती पर जीवन बस पनप ही रहा था। एक तरह से कहें तो अरावली ने इस ग्रह के पूरे इतिहास को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखा है। और सिर्फ उम्र ही नहीं, इसका फैलाव भी जबरदस्त है। ये गुजरात से शुरू होती है, पूरे राजस्थान को पार करती है और फिर हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचती है। मतलब लगभग 700 से 800 किलोमीटर लंबी एक विशाल दीवार। तो अब तक ये तो साफ है कि अरावली बहुत पुरानी और विशाल है। पर यह सिर्फ चट्टानों का एक ढेर नहीं है। ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक जीती जागती, सांस लेती हुई व्यवस्था है। लेकिन इसे उत्तर भारत की लाइफलाइन क्यों कहते हैं? आखिर ऐसा क्या करती है ये? इसके पीछे 4 बड़ी वजह हैं। देखिए, ये 4 काम हमारी जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं। पहला, ये थार रेगिस्तान की तरफ से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकती है, बिल्कुल एक दीवार की तरह। दूसरा, इसके जंगल हमारे शहरों के लिए ग्रीन लंग्स हैं, मतलब हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। तीसरा, ये बारिश के पानी को स्पंज की तरह सोखकर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। और चौथा, ये गर्मी को कंट्रोल करके मौसम को ठीक रखने में मदद करती है। लेकिन कहानी में एक दुखद मोड़ भी है। इस पुराने रक्षक पर आज कई गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं। चलिए, अब जरा इसके विनाश की कहानी पर भी एक नजर डालते हैं। अरावली पर यह हमला कोई आज की बात नहीं है। पिछले 100 सालों में यह दबाव लगातार बढ़ता ही गया है। अंग्रेजों के जमाने में पत्थर और लकड़ी के लिए इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। फिर आज़ादी के बाद देश को बनाने के लिए सीमेंट और पत्थर की जरूरत पड़ी तो खनन और बढ़ गया। 80 और 90 के दशक तक आते आते तो अवैध खनन अपने चरम पर था। और आज एक नया खतरा है, रियल एस्टेट का। हर दौर में खतरे का चेहरा बदलता गया, पर हमला जारी रहा। और आज की तारीख में ये संकट एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है। देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आज अरावली की दुश्मन बनी हुई हैं। ये कोई एक दुश्मन नहीं है, बल्कि कई हैं। अवैध खनन, अंधाधुंध कटते जंगल, फैलता हुआ रियल एस्टेट, जमीन के नीचे सूखता पानी, और इन सब का नतीजा बिगड़ता हुआ इकोलॉजिकल बैलेंस। ये पांचों मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना चुके हैं जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इन सब में से किसी एक सबसे बड़े विलेन को चुनना हो तो वो शायद माइनिंग होगी। पर सवाल यह है कि माइनिंग आखिर इतनी खतरनाक क्यों है यहाँ के लिए? इसको समझने के लिए एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। पहली डोमिनो गिरी, यानी माइनिंग हुई और पहाड़ का ढांचा हमेशा के लिए तबाह हो गया। फिर दूसरी डोमिनो गिरी, हवा में जहरीली धूल उड़ी जिससे लोगों को सांस की बीमारियां होने लगीं। तीसरी डोमिनो, जमीन ने पानी सोखना बंद कर दिया और पानी का संकट खड़ा हो गया। और फिर आखिरी डोमिनो, जंगल साफ हुए और वहां रहने वाले हजारों जीव जंतु बेघर हो गए। एक काम और तबाही की पूरी चेन रिएक्शन। और ये सब कुछ हमें आज एक ऐसे चौराहे पर ले आया है जहां से ये तय होगा कि अरावली का भविष्य क्या होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसने इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ ला दिया है। और इस मोड़ के केंद्र में है एक सवाल कि आखिर अरावली की परिभाषा क्या है। सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यह बहुत जरूरी है। बहस इस बात पर है कि कानून की नज़र में अरावली किसे माना जाए। क्या सिर्फ बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियों को, या फिर छोटी छोटी पहाड़ियों और ढलानों को भी इसका हिस्सा माना जाना चाहिए? क्योंकि यही परिभाषा तय करेगी कि अरावली का कितना हिस्सा सुरक्षित रहेगा और कितना नहीं। अब देखिए फर्क क्या है। पहले ये माना जाता था कि सभी छोटी बड़ी पहाड़ियां, ढलानें, सब कुछ अरावली का ही हिस्सा हैं।
लेकिन नई कानूनी परिभाषा में ये कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से वही पहाड़ियां गिनी जाएंगी जो आसपास के इलाके से कम 100 मीटर ऊंची हों। अब चिंता की बात यह है कि इससे अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा शायद कानूनी सुरक्षा के कवच से बाहर हो जाएगा। और खास बात यह है कि यही वो इलाके हैं जहां रियल एस्टेट और माइनिंग लॉबी की सबसे ज्यादा नजर है। तो ये सारी बातें हमें उस एक सबसे बड़े और डरावने सवाल पर ले आती हैं कि अगर अरावली नहीं रही तो क्या होगा। सबसे पहला और सीधा असर हमारी सांसों पर पड़ेगा। सोचिए, थार रेगिस्तान से उठने वाली धूल की आंधियां बिना किसी रोक टोक के सीधी दिल्ली एनसीआर तक पहुंचेंगी। मतलब हवा में प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद आएगा पानी का संकट। वो नेचुरल सिस्टम जो बारिश के पानी को जमीन के नीचे पहुंचाता है, वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। नतीजा, कुएं, बोरवेल सब सूख जाएंगे और करोड़ों लोगों के सामने पीने के पानी का अकाल खड़ा हो जाएगा। और आखिर में सबसे भयानक नतीजा, वो कुदरती दीवारी नहीं रहेगी जो थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। और जब दीवार गिर जाएगी तो रेगिस्तान धीरे धीरे उत्तर भारत के हरे भरे खेतों और मैदानों को निगलना शुरू कर देगा। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, इसके पीछे आंकड़े भी हैं। स्टडीज बताती हैं कि अरावली के बिना दिल्ली का तापमान औसतन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 30 से 40% तक और खराब हो सकता है। मतलब हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तो सोचिए, इस पुराने रक्षक ने अरबों सालों से उत्तर भारत को संभाले रखा, हमारी रक्षा की, और आज जब ये खुद अपने सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है तो हम एक दौराहे पर खड़े हैं। सवाल सीधा सा है, हमें क्या चुनना है? कुछ सालों का फायदा या आने वाली पीढ़ियों का